नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। मैं जेपी शर्मा। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। 14वीं विधानसभा का ये 10वां सत्र अब तक के दूसरे सेशन से कुछ अलग रहा है। सत्ता पक्ष की बात करें तो 4 साल तक सुधार के लिए सख्त दिखती रही सरकार इस बार कुछ लचीली, कुछ उदार, कुछ लोक लुभावन कदमों पर फोकस करती दिखाई दी, शायद चुनाव की चिंता में। इधर 4 साल से सुस्त पड़े विपक्ष ने पूरा दमखम दिखाने की भी कोशिश की, ये भी शायद चुनाव की चिंता में। विपक्ष ने किसानों के कर्ज के मुद्दे से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सत्ता पक्ष के विधायक दल में फूट भी दिखी, लेकिन सिमटे हुए से विपक्ष में जो फूट देखने को मिली वो हैरान करने वाली थी। इस बीच सरकार ने आरक्षण, बलात्कारियों को फांसी जैसे महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए और कथित काला कानून वापस लेकर उस मुद्दे को खत्म भी किया। इस सत्र में क्या कुछ खास रहा, आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। बजट सत्र में दोनों प्रमुख दलों ने विधानसभा में दिखाया दमखम। सरकार ने बजट में की सौगातों की बारिश। चुनावी साल के मद्देनजर की गई बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं, लेकिन विपक्ष उठाता रहा सरकार के हर कदम पर सवाल। किसानों के मुद्दे पर कई दिनों तक कांग्रेस का हंगामा। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक हंगामे के बीच कराए पारित। विधानसभा में बुरी आत्माओं का मुद्दा उठा। ड्यूटी के वायरल वीडियो के मुद्दे पर हुआ हंगामा। निजी स्कूलों की मनमानी का मामला विधानसभा में गूंजा। वित्त विनियोग विधेयक को छोड़कर 7 बिल पास हुए। एमबीसी बिल पास हुआ। गुर्जरों समेत 5 जातियों को एमबीसी में 1% आरक्षण का है प्रावधान। राजस्थान दंड विधियां संशोधन विधेयक पास हुआ। बिल में 12 साल तक की नाबालिग से दुष्कर्म पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान। और प्राइम डिबेट में आज हमारे मेहमान मनीष पारीक साहब भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे बहस में। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और शकुंतला रावत कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। पारीक साहब, क्या सदुपयोग किया आपने सत्र का? जी, निश्चित तौर पर जयप्रकाश जी, ये सत्र ऐतिहासिक रहा है। पूरा कूल सत्र जिसमें जनता को राहतें मिली और भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याणकारी सरकार का अपना दायित्व निभाया है वो अतुलनीय है। और ये भी देखने में आया कि जो स्टेट हाईवेज के टोल को माफ़ी की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी के जो सहयोगिनी हैं उनका वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे होमगार्ड के जो सिपाही हैं उनके वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे स्पेशल बैकवर्ड क्लास का जो विषय 1% का आरक्षण है उसकी बात हो, सब वर्गों को राहत दी। किसानों के कर्जे माफ़ किए, उनको जो अनेक छूटें मिलती थी उनका भी सब दोहराव हुआ। डिग्गी का विषय था, वो जो भी खेती की संबंधी जो सुविधाएं थी वो बढ़ी। तो मुझे लगता है कि एक सफलतम जो पूरी तरह से चर्चा करके और राजस्थान की विधानसभा ने जनता के लिए लोक कल्याणकारी, मैं कहूँगा, वो कदम उठाए। बजट भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। बहुत अच्छा बजट माननीय वसुंधरा राजे जी ने पेश किया, जिसका जनता के सब वर्गों ने स्वागत किया। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें माननीय अशोक गहलोत जी सत्र में नहीं आए, डोटासरा जी भी अनुपस्थित रहे, विपक्ष के नेता पर आरोप लग गए सट्टेबाजी के, तो इन मामलों में भी अलग तरह से रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई दलगत भावना से वैर की भावना का इस्तेमाल नहीं किया और सही मायने में विधानसभा का उपयोग जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी बातों के लिए किया। जो भी कोई बिजनेस था वो पूरा घोषित हुआ, एक दिन सत्र बढ़ाया गया। चर्चा से विपक्ष भागा, लेकिन सरकार ने पूरी चर्चा की। इवन जो भी कोई विषय थे माननीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाए गए, उन पर भी उन्होंने उचित और समानुकूल निर्णय लिए, चाहे उसमें पक्ष या विपक्ष इसका विचार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि दलगत भावनाओं से ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी भी इस सत्र को देखती है तो उनके मुंह से वाह निकलना तय है। मनीष जी, जब बजट पेश किया गया तो उसमें और जो बजट पर रिप्लाई मैडम का था जिस दिन बजट पारित हुआ तब में काफ़ी फ़र्क था। बजट सत्र की शुरुआत से लेकर जिस तरह से हम आगे बढ़े, श्याम शर्मा जी, पहले किसानों की जो कर्ज माफ़ी थी उसमें राइडर था, बजट रिप्लाई में उसको हटाया गया। बहुत सारी नियुक्तियों की घोषणा भी बजट पर मैडम का जो रिप्लाई था बजट पारित होने से पहले उसमें हुई, और टोल की जो लोक लुभावन घोषणा हुई वो भी रिप्लाई में हुई। तो मनीष पारीक साहब,
कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि आपकी मंशा नहीं थी, उन्होंने इतना दबाव बना दिया आपके ऊपर इस पूरे सत्र में कि आपको ये सब करना पड़ा। नहीं, बड़ी बात यह है कि दबाव बनाने वाले मौजूद ही नहीं थे। मैंने आपको चर्चा के प्रारंभ में कहा कि वो खुद अपनी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सके। उनको लगता था बीजेपी बढ़िया बजट कर सत्र करने वाली है और यही कर, मैंने कहा माननीय अशोक गहलोत जी, तभी तो विरोध हुआ, कुल मिला के माननीय अशोक गहलोत जी कितने समय उपस्थित रहे सदन में, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप बताएंगे कि माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो कितनी देर उपस्थित रहे? जो विपक्ष के नेता थे वो राज्यपाल के अभिभाषण में अनुपस्थित रहे। लड़ाइयाँ हो रही है, कोई आदेश आप बताएं शकुंतला जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसमें ही उपस्थित नहीं थे वो। कौन उपस्थित नहीं थे? और ये जो गोविंद डोटासरा जी है, गोविंद सिंह जी थे ना, मैंने कहा वो उपस्थित हो गए, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, वो बीमार थे अल्टीमेटली। और जो पहले मुख्यमंत्री रहे वो भी उपस्थित नहीं थे। वायरल फीवर हो रहा था। आप किनको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं और किनको अनइम्पोर्टेंट मान रहे हैं, ये जनता ने देखा है। सदस्य मौजूद थे वहां पर और हम नहीं जगाने का आपको काम करते तो आप कौन सा काम करने ही जा रहे थे? बाइकाट करने की आपकी प्रवृत्ति रही थी, वो भी नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जनता से डर गई कांग्रेस। घोषणा कर दी आपने, कांग्रेस कभी डरने वाली पार्टी नहीं है, इसीलिए हुआ, डरने वाले नहीं है। विपक्ष जनता के लोक लुभावनी बात हो रही है, लोक कल्याणकारी बात हो रही है, उसका विरोध ही नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक बात है। श्याम जी ने पूरा सत्र देखा है, पूरे सत्र की कार्यवाही देखी है। श्याम जी, कांग्रेस के सदस्यों में बहुत थोड़े से तो सदस्य हैं, क्या उसमें वाकई बिखराव या उनकी गैर मौजूदगी इस विधानसभा की पूरी कार्यवाही का एक पहलू रही है? देखिए जेपी शर्मा जी, ये तो बात सही कहा जा सकता है कि 24 में से ये 15 लोग 16 लोग से कभी ज़्यादा सदन में नहीं आए। ये भी बात सही है कि अशोक गहलोत एक दिन पूरे बजट सत्र में एक दिन आए, आधा घंटे के लिए, फिर चले गए। लेकिन इनके आपसी समन्वय की कमी रही, ये बात सही है। उपसचेतक और प्रतिपक्ष के नेता शकुंतला जी जिसमें मौजूद रहने वाले में रही हैं, प्रतिपक्ष के नेता राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन नहीं रहे और वो चले गए अपने नेता राहुल गांधी के पास, क्योंकि इनके 2 सांसद और एक विधायक जीते थे उनको शपथ दिलाने के लिए। ये बात सही, कई चीज़ें लगी। लेकिन विधानसभा में इस बार कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी घटी जिसमें मैं भी करीब 30 साल से विधानसभा को देख रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर सत्ता पक्ष बिना नोटिस दिए हुए आरोप लगाए और उसके बाद हमारे विधानसभा के अध्यक्ष दूसरे दिन कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री और उप सचेतक के खिलाफ आए और स्वीकार करके विशेषाधिकार हनन समिति को सौंप दे। तो इस बार ऐतिहासिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष ने भी प्रतिपक्ष को सहारा देने का प्रयास किया, निष्पक्षता दिखाई। ये खुद शकुंतला जी भी स्वीकार करेंगे कि ऐसा पहला मैंने नहीं देखा। पहले भी सत्र हुए, क्योंकि ये वाला 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र था, इससे पहले भी बजट सत्र हुए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता का इस बार जिस तरह का मायने दिखा। अब देखिए कि उपाध्यक्ष ने जो निर्णय लिया, सत्ता पक्ष की तरफ से कितना सदन के प्रति आदर और कितना सत्कार है वो तो दिखता है कि 72 प्रतिवेदन ये समय पर सदन में प्रस्तुत नहीं कर पाए। आखिर शासन को निर्णय लेना पड़ा कि आपके जो अधिकारी हैं जो सरकार का कहना नहीं मानते, उनको आप लिखित में क्षमा याचना करते हुए 12 मार्च को अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत कीजिएगा और फिर उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये कहना कि सरकार के प्रति अधिकारियों का किस प्रकार का रवैया है और सदन के रवैया किस प्रकार के सार में दिखा। अगर शासन इस प्रकार की चीज़ें नहीं करता तो ये सब चीज़ें प्रतिपक्ष ने निश्चित रूप से जो भूमिका निभानी चाहिए थी नहीं। अब देखिएगा जिस दिन बजट का रिप्लाई हो रहा था, ये शोर मचाने के आसन के सम्मुख खड़े हुए, क्योंकि संख्या कम थी इसलिए प्रतिपक्ष शोर मचाने के बाद भी मुख्यमंत्री आराम से अपना भाषण प्रस्तुत कर गई और सारी चीज़ें आप देखिएगा। 50,000 का कर्जा माफ़ी के बाद फिर उसने 50,000 का सामान्य कर्जा माफ़ कर दिया और टोल फ्री कर दिया और आयु में छूट दे दी। सारी बातें बैठ के केवल 21 हुई बजट सत्र में और उसके अलावा 11 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आए, जबकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अधिक से अधिक आने चाहिए थे जो नहीं आ पाए। उसके अलावा तारांकित 364 प्रश्न तारांकित आए और 437 अतारांकित प्रश्न इस सत्र में आए। तो सारी चीजें आई, लेकिन प्रतिपक्ष क्वेश्चन लगाने के मामले में इस बार कमजोर रहा, क्योंकि 24 होने के बाद भी प्रश्न इनके नहीं लग पाए इतने, क्योंकि ये पहले से सक्रिय नहीं हो पाए और कुछ सदस्य सक्रिय थे, उनका क्वेश्चन भी लगे, कुछ पर्ची भी लगी, कुछ स्थगन प्रस्ताव भी आए, 295 भी आए,
लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से तैयारी प्रतिपक्ष के नेता को अपने सदस्यों को करानी चाहिए थी, नहीं करा पाए। केवल उपसचेतक या सतकुंदा जी या आपके भाटी जी, सुखराम बिश्नोई जी, ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो कि सदन में कुछ बोलने का हर चीज़ पर प्रयास करते हैं। बाकी तो निर्दलीय विधायक मानक सिंह जी सुराना बोलते हैं या हनुमान बेनीवाल बोलते हैं या पूर्णमल जी 2-4 कभी बोले। बाकी मेरे को नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी जिस प्रकार की ट्रेंड करने की बहुत सारी चीज़ें इस बार सदन में ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि सत्ता पक्ष ये नहीं कह सकता कि हमने सदन का सदुपयोग ढंग से किया। बिल्कुल इनके अधिकारियों की कमियां उजागर हो गई, सारी बातें हुई कमजोर। अगर विपक्ष और मजबूत होता तो सरकार की बहुत कमियां सामने लाई जा सकती थी। आप देखिए, ना तो बिजली पर चर्चा हुई, ना अकाल पर चर्चा हुई, ना पानी पे, जो कि होता था कि आधा घंटे की, ना प्राइवेट मेंबर डे कहाँ हुआ। तो ये सारी चीजें अगर मेंबर्स सक्रिय होते हैं और शासन को प्रयास करते हैं कि इस तरह की चीजें आनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं हो पाई। ये बात है कि शकुंतला जवाब दीजिए। हमने जो है ज्यादा से ज्यादा, मैंने पूरे तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, और आज भी मेरे को खुद अध्यक्ष जी कह रहे थे कि तेरे सबसे ज्यादा स्थगन लगे हैं, और चाहे 295 हो, हर वीक में मैंने डाला है, पर्ची भी ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश की है। और अधिक से अधिक मुद्दे, कोई भी मुद्दा हो, चाहे कटौती मांगों पे, मैंने कोई भी विभाग का ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जिस मुद्दे को मैंने सदन के अंदर नहीं उठाया हो या सरकार के संज्ञान में नहीं लाए हो, चाहे बजट पे हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण पे हो। रावत जी की परफॉर्मेंस की बात हुई ना, विपक्ष की तरफ से भी जो प्रदेश की जो मांगे थी वो भी मैंने, चाहे बेरोजगारों का हो, आपकी 24 मैंने विधायक जो पूरा सक्रिय उठाया नजर हमने। 5-6 विधायक सक्रिय आए नजर, मेरे को भी कह रहा हूँ 5-6 विधायक आपके, लेकिन हमने जो भी हम सदस्य मौजूद थे, कुछ किसी की कोई परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हमने मजबूती के साथ, विपक्ष ने सारी बातें उठाई और सरकार को संज्ञान में लाए भी। क्या शकुंतला जी कि आपके उपनेता नाराज हैं? नहीं, उस दिन जब वो वॉकआउट करने निकले तो अकेले ही निकले और बाकी आए लोग नहीं निकले, उस दिन के बाद से वो आए नहीं, तो क्या ये उनकी नाराजगी है? उन्होंने कहा था कि फिक्सिंग है। मेरे सामने तो कोई इस तरीके की बात नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन मैं भी सदन के अंदर नहीं थी, किसी कारणवश बाहर थी। लेकिन क्या कहा क्या नहीं कहा, वो कोई धरने में बैठे हुए हैं, उनके कोई जनता के लिए किस तरीके का वो धरना दे रहे हैं, अपने तहसील पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो वो इस कारण से नहीं आ पा रहे थे। बाकी हमारे में किसी तरीके का ऐसा कोई भेदभाव नहीं, आप लोगों के यहाँ नहीं है। हमारे साथ अर्जुन लाल जिनकर भी जुड़े हुए हैं। जिनकर साहब हैं आप हमारे साथ? चलिए ठीक है। मनीष पारिक साहब, जैसी स्थिति कांग्रेस की थी जिस पर हम बात कर रहे थे, करीब करीब वैसी ही स्थिति इस बार सत्ता पक्ष की भी थी। घनश्याम तिवाड़ी हमेशा से सत्ता के अंदर एक विपक्षी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा, जसवंत सिंह जैसे कई मतभेद इस बार निकल करके सामने आए। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा कि जो आउट ऑफ विधानसभा की बात होती है, कोई का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है चुनाव हारने जीतने को लेके, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सत्र का बिजनेस है, विधानसभा और इसमें भी जब उन्होंने विषय रखा, मैंने आपको कहा कि जो कन्विंस बात है, जो सौगातें जनता को मिली है, जो लोक कल्याणकारी एस्पेक्ट पर बीजेपी चलकर दिखाई है, उस पर तो सभी सहमत हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं जयप्रकाश जी कि अगर ज्ञानदेव आहूजा जी कुछ कहते हैं या घनश्याम तिवाड़ी जी कुछ कहते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में वो बीजेपी को वोट देते हैं, व्हिप का पालन करते हैं, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में है कि वो विधानसभा में विधायक सदस्य होता है, अपना विषय रखता है, वोट दे दें और पूरे 160 विधायक कुछ भी बोले अगर तो चलेगा ना। मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पूरे शाश्वत सदस्य की भूमिका के नाते से अपनी क्षेत्र की समस्याएं या राज्य के बारे में उनको कोई लगता है तो विचार रखे, और इसमें कोई गलत नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो भी कोई सरकार का उद्देश्य है जो राहतें देने का या जनता को साथ लेने का, आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशित जीत इनको मिल गई कुछ जगह पर, उसमें ऐसी मशगूल हुई कि जो मेन काम था वो भूल गई। और सबसे बड़ी बात है, कोई मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर लोगों ने कान उमेट के रखा है, अगर शिकायत की है कि आप और अच्छा काम कीजिए, तो वो भी अपनी जनता होने का सबूत है। कोई अगर सबक देने की बात करता है तो भी अपनों को दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक को महफूज रखा और वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी वोट बैंक और उसी शिद्दत के साथ चुनाव जीतने वाली है। ये संदेश भी गया, क्योंकि ना तो नीचे वाली सरकार बदलनी है, ना ऊपर वाली सरकार बदलनी है। अच्छा, हमारे साथ अर्जुन लाल जी भी जुड़ रहे हैं। अर्जुन लाल जी, आप सुन रहे होंगे शकुंतला रावत ये कह रही हैं कि विपक्ष ने दबाव बनाया जिसके चलते जनता तक बात पहुंची, और इस दबाव को महसूस करते हुए आपने लोक लुभावनकारी घोषणाएं की, अन्यथा आपकी मंशा नहीं थी।
हमारा कोई इनका कोई दबाव नहीं था, न जनता का दबाव था। ये कल्याणकारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याणकारी सरकार होती है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारा जब शासन आया था भैरू सिंह जी शेखावत के टाइम पे, जब किसानों को राहत देने की बात थी तब भी हमने राहत दी, और इस बार भी हमने राहत दी। कभी कभी फसलें खराब हुई तब भी हमने राहत दी। कांग्रेस के शासन में आज दिन तक कभी भी कोई राहत नहीं दी। और इनके पिछले कार्यकाल में गहलोत साहब ने दवाइयाँ वितरण करने का काम किया था, 30-30 रुपये की 20-20 रुपये की दवाइयाँ दी है। हमने इस बार पूरे गरीब आदमी जो भी बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए का पैकेज रखा हमने। तो हम कोई लोक दबाव की घोषणा नहीं करते, हमने श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भी शासन में रहती है लगातार लोगों के कल्याण के लिए हमेशा जुड़ी रहती है, और हर मुद्दे को यहाँ पर उठा करके उनके कल्याण की बात करती है। ठीक, श्याम सुंदर शर्मा जी की राहत दी आपने। हाँ बोलिए, क्या राहत दी, क्या राहत दी आपने? कह रहे हैं कि हमने सब तरह की राहत दी। हमने तो पूरे देश में कम से कम जब कर्जा माफ किया तो पूरे देश का किया, उसमें कोई झूठ नहीं कहा कि कम किया या ज्यादा किया, लेकिन पूरे देश का किया। आपने किया सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी का किया। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं भाषण में कि हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे, तो क्या बस वो यूपी में ही माफ करेंगे? भारत देश के अंदर राजस्थान नहीं आता क्या? राजस्थान किसान नहीं है क्या? राजस्थान का वो भारत देश में नहीं आता, क्यों नहीं भारत देश में आता है? तो फिर राजस्थान के अंदर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने ऑलरेडी माफ किया। अभी झूठे वादे करना, वसुंधरा जी माफ कर रही है, 50,000 रुपए तक का कर्जा वसुंधरा जी माफ कर रही है। आपने कभी भी माफ नहीं किया, आपकी सरकार ने माफ नहीं किया, हमारी सरकार माफ कर रही है। तड़प के प्राण दे रहे, मैंने खुद सदन में उठाया, नाम लिया, साल भर तक मैंने कहा इसके ये बीमार मरीज है, कम से कम इसका तो आप कार्ड जुड़वा दो हमाशा में। ठीक है, चलिए इस बारे में आप लोग सदन में काफी बहस कर चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब मुझे एक बात बताइए, अरे सारे कार्ड जुड़े हैं, आपने पूरी पैरवी नहीं की आपके कार्यकर्ता की। और आक्रामक होता अगर रामेश्वर डूडी का सट्टे वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ होता। श्याम सुंदर शर्मा जी देखिए जेपी शर्मा जी, ये निश्चित कहा जा सकता है कि प्रतिपक्ष अगर 24 सदस्य भी लगातार रूप से हाउस में मौजूद रहे थे, और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि रिफाइनरी के मामले में बाहर बहुत बोले वो, रिफाइनरी का स्पष्टीकरण अगर हाउस में वो देते, और जिस प्रकार से, क्योंकि उनको नॉलेज है, एमओयू उन्होंने किया था नया वाला, वो एमओयू की कॉपी भी रख सकते थे, बता सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। प्रतिपक्ष के नेता उपनेता के बीच में आपसी समन्वय की कमी थी, तो आप शकुंतला जी को मालूम है। उसके बाद वो आए ने वो कह रहे हैं कि तहसील पे धरना दे रहे थे, यहाँ सर्वोच्च सदन में जो नहीं, ये चल रहा है भी श्याम जी पीछा नहीं छोड़ेगा ना कांग्रेस का। सट्टे वाली बात आई, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार का अब, क्योंकि वो सब मामला विशेषाधिकार खनन समिति के पास है, तो अब ये सारी बातें अलग है। लेकिन अब ये शकुंतला जी भी कह रही थी कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, जो फोटो है उसमें सच्चाई है, और उनका जो वीडियो है, रामेश्वर डूडी का जो वीडियो है उसमें सच्चाई नहीं है। नहीं क्या कहा तो बहस कर चुके ना मैडम, वो बहस कर चुके, लेकिन सट्टा लगाने की कोई बात है या नहीं है? आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस की शासन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बात हुई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक शकुंतला जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने, अरे आप बहस में आते तो आपको पता चलता। वो जब वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो के अंदर पूरी स्पष्ट बात हो रही है, मैंने 3 करोड़ रुपए सट्टे में लगा रखे हैं। या आपके पार्टी का नेता, प्रतिपक्ष का नेता ही सट्टे में लिप्त है, बहुत बड़ा अपराध तो खुद ही कर रहा है। बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब पहले तो था कि सीमांत और लघु को मिलने वाला था, लेकिन जब उसके बाद राइडर हटा दिया गया, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आया। अब आप जो कह रहे हैं कि आपने अगर समय रहते हुए आप गिरदावरी की मांग आप कर ही नहीं पाए थे, उस दिन भी बात आई, आपने मांग नहीं की कि बिजली पर चर्चा होनी चाहिए आधा घंटे या अकाल पे होनी चाहिए। समय बहुत सीमित है। एक सवाल आपसे मनीष पारिक साहब जी, अगली विधानसभा में भी हमारे जो माननीय विधायक हैं इनको भूत ना डराएं, इसके लिए क्या इंतजाम करेंगे? ये आप देख रहे हैं कि ये तो इनका भूत तो अपने आप का भूत है, और बड़ी बात ये है कि जो भी कोई बात आएगी इस विषय पर माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरी टीम राजस्थान की जैसे बीजेपी के विधायकों ने काम किया और इतनी राहतें दे दी है। और सबसे बड़ी बात माननीय वसुंधरा जी ने जो संजीदगी दिखाई, जो राइडर कोई अगर लोन पर था उसको भी दूर कर दिया। सबसे बड़ी बात है जब कांग्रेस पार्टी वाले लोग प्रश्न ही नहीं रखेंगे, बात ही नहीं उठाएंगे, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो भूत की बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो भूत है उनके दिमाग में घुसा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से दूर होने के बाद अगर 24 विधायक
विधानसभा में उपस्थित नहीं होंगे तो उनको अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा कि 16 ही विधायक क्यों जा रहे थे, हमने तो 24 भेजे थे। तो ऐसी दशा में जो 8 विधायक हैं वो भूत के कारण नहीं आए, ये बात तो शकुंतला जी बताएंगी। एक तरफ आप कौन बात कर रहा है? आपको बात करनी चाहिए थी, आपको विशेष अधिकार हनन का मामला लाना था। आपको आप जब कटौती प्रस्ताव की बात कर रही है, मांगों की बात कर रही है, तो ये बात नहीं हो सकती थी। इसके विषय पर कोई निंदा प्रस्ताव आप नहीं ला सकते थे। सबसे पहले जेपी शर्मा जी बता दूं, सबसे पहले भूत की बात किसी ने उठाई है तो प्रतिपक्ष के नेता ने उठाई है। भूत की बात और किसी ने नहीं उठाई, प्रतिपक्ष के नेता ने उठाई बात। और विधायक अपना काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत। अरे प्रोसीडिंग मंगा कर सबसे पहले भूत की बात किसने जा रही है? ठीक है, चलिए, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी 30 सेकंड में समाप्त करिए बहस को। देखिए जेपी शर्मा जी इस नुक्ते नज़र से कि ये जो विधानसभा का सत्र था, जो कि एक पूर्ण सत्र एक तरह से था और एक मौका था दोनों ही पक्षों के पास सदन में अपनी आवाज़ उठाकर लोगों तक अपने पक्ष में संदेश पहुंचाने का, कौन कितना सफल रहा? देखिए जेपी शर्मा जी, सत्र विधानसभा का बजट सत्र चला ठीक ढंग से, ये तो ठीक है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्रियों की तैयारी जिस प्रकार से होनी चाहिए नहीं हुई। आपकी इनकी पर्यटन मंत्री तो मौजूद होने के बाद भी सदन में जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उनको जवाब देना है। कुछ मंत्रियों की कमियां नजर आई और वो सही तरीके से जवाब देने में कामयाब नहीं हो पाए। प्रतिपक्ष कमजोर रहा, इसका कारण रहा कि मंत्रियों को घेर नहीं पाए, पूरे तरीके से सदन को टाइम नहीं दे पाए। अगर ये 24 लोग भी मौजूद होकर के संघर्ष करके सरकार को घेरने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सरकार के अंदर कुछ चीजें बदलाव आ सकता है और भी जनता को राहत दिला सकते थे, वो नहीं कर पाए। ठीक है, प्राइम डिबेट में आप सभी मेहमान मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।